नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक चाइनीज कॉमेडी फैंटेसी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है त्रि चांग हुआन जियांग जी नान। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म का नायक जेन नाम का एक चोर कलाकार है। फिल्म की शुरुआत में वो एक सुरक्षित संग्रहालय से एक ऐतिहासिक मूर्ति चुराता है। प्रतिमा से कई अंधविश्वास जुड़े हुए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि अतीत में जिसके पास भी ये है वो किसी न किसी तरह से पागल हो गया है। मूल्यवान वस्तु पर अपना हाथ सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद जेन अपने व्यापारिक भागीदार भाई हेई से मिलने जाता है। वो उसे अन्य प्रागैतिहासिक चीजें बेचता है जो उसने संग्रहालय में एकत्र की है, लेकिन मूर्ति को अपने पास रखता है। भाई हेई के मुवक्किल एडम इस बात से नाराज हैं कि उन्हें मूर्ति नहीं मिली। बाद में रात में जेन अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है जब उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक कार ढलान से फिसल रही है। जैसे ही वो इसे रोकने की कोशिश करता है, बिजली उस पर टूट पड़ती है और उसे पछाड़ देती है। उसके बचपन का एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि जब वो छोटा था उसके प्रिंसिपल ने उसे उसके बटुए से पैसे चुराने के लिए दंडित किया था। हालांकि ये उसके दोस्तों द्वारा किया गया एक मजाक था। जेन को पूरे स्कूल के सामने अपमानित किया गया। उस दिन क्रोध में आकर उसने भगवान से कहा था कि अगर उसने पैसे चुरा लिए हैं तो उसे बिजली से मार दें। वर्तमान में वापस वो अपने बिस्तर पर जाता है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बाहों की नसें लाल और उभरी हुई हो गई हैं। जेन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और फ्रिज खोलता है। पहली नजर में उसे अंदर किसी का चेहरा नजर आता है, लेकिन जब दोबारा देखता है तो वो गायब हो जाता है। इसी तरह उसके पेशाब के बाद शौचालय इंसान बन जाता है और बात करने लगता है। जेन हैरान से परे है। वो वॉशरूम से बाहर निकलता है लेकिन अपने सोफे को बात करते हुए सुनता है। यहाँ तक कि उसकी बिल्ली भी उसे एक मादा बिल्ली लाने के लिए कहती है। जल्द ही उसके कमरे की सभी वस्तुएं, जिसमें उसका टीवी, पौधे, सजावट शामिल हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। जेन जल्दी से मूल्यवान मूर्ति को पैक करता है और बाहर भागता है। वो अपनी कार में एक आदमी को पेशाब करते देखता है और उसे डांटता है, लेकिन वो आदमी आवारा कुत्ता निकला। जेन ये मानने लगता है कि उसके सिर पर बिजली गिरने से वो पागल हो गया है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और जल्दी से भाग जाता है। कुछ सेकंड बाद उसकी कार एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है जो उसे धीरे धीरे ड्राइव करने के लिए कहता है। वो जेन के पास आगे की सीट पर बैठता है, उसे देखकर मुस्कुराता है। जेन कार को रोकता है और उस बैग को पकड़े हुए समुद्र तट की ओर दौड़ता है जिसमें मूर्ति है। जब वो बैग खोलता है तो मूर्ति उससे बात करती है। मूर्ति का मानवीय रूप जीवंत हो उठता है और जेन को चोरी करने के लिए बुलाता है। उसके बाद जेन अपने सिर की जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर वो प्रिंसिपल होता है जिसने एक बार उस पर उसके पैसे चुराने का आरोप लगाया था। जब डॉक्टर ये मानने से इनकार करता है कि जेन चीजों और जानवरों से बात कर सकता है तो उसका कंप्यूटर इंसान बन जाता है और जेन से बात करता है। कंप्यूटर का उपयोग करते हुए जेन डॉक्टर को उन सभी अलग अलग फिल्मों के बारे में बताता है जो उसके कंप्यूटर पर सहेजी जाती हैं। डॉक्टर हैरान रह जाता है। अब जब वो आदमी जानता है कि वो एक विपरीत है तो डॉक्टर सुझाव देता है कि वो एक मनोचिकित्सक के पास जाए। जैसे ही जेन डॉक्टर के कार्यालय से निकल रहा होता है, वो अपने बचपन के क्रश और दोस्त वांग काओमी से मिलता है। वो उसे तुरंत पहचान लेती है और दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। जेन उससे किसी बीमारी के बारे में पूछता है जिसके कारण लोग वस्तुओं से बात कर सकते हैं। काओमी केवल उस पर हंसती है और उसे अपना कार्ड देती है। संक्षिप्त मुलाकात के बाद जेन का मिजाज तेजी से बेहतर हो गया है। वो अपनी कार से बात करने के लिए कहता है, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ देर बाद सड़क के बीचों बीच रुक जाती है। जब जेन जांच करने के लिए बाहर निकलता है तो इंजन में विस्फोट हो जाता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। किसी तरह मूर्ति सकुशल सड़क पर उतर गई है। मानव रूप प्रकट होता है और जेन से कहता है कि उसे अच्छे सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए और उन सभी चीजों को वापस करना चाहिए जो उसने चुराई हैं। तभी वस्तुएं उससे बात करना बंद कर देंगी। थोड़ी देर बाद मरम्मत करने वालों को बुलाया जाता है और कार को गैरेज में ले जाया जाता है। जेन चाहता है कि इसकी मरम्मत की जाए, लेकिन मैकेनिक का कहना है कि इतने पुराने वाहन के पुर्जे बदलना संभव नहीं है, इसलिए उसे इसे ध्वस्त कर देना चाहिए। इसे ले जाने के बाद जेन ने सड़क पर एक लाल मुखौटा देखा। मुखौटा उससे बात करता है और उसे 4 लुटेरों की सूचना देता है जो एक गहने की दुकान को लूटने के लिए जा रहे हैं। दृश्य एक वैन में बदल जाता है जहां लुटेरे गहने की दुकान पर जा रहे हैं। उनमें से एक ने अपना मुखौटा खो दिया है, इसलिए वे एक महिला का अपहरण कर लेते हैं और उसकी चड्डी को मुखौटा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब वे दुकान पर पहुंचते हैं तो वहां पुलिस पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। कुछ घंटे पहले जेन पुलिस को लुटेरों के बारे में सूचित करने के लिए थाने में था, जिसके बारे में उसने उसे बताया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सोचा कि वो पहले एक सनकी था, लेकिन जब जेन ने अपने कार्यालय की मेज से बात की तो उसने उस पर विश्वास कर लिया। लुटेरों के पकड़े जाने के बाद पुलिस अधिकारी जेन को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मानते हुए अपने परिजनों को बुलाने के लिए कहता है। वो काओमी को पुलिस स्टेशन बुलाता है जो पुलिस अधिकारी को समझाती है कि जेन उसके दिमाग में नहीं है। वे फिर समुद्र तट पर जाते हैं जहां जेन उसे वो सब कुछ बताता है जो उसके साथ अब तक हुआ है।
काओमी ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। वो कहती है कि वो उसे उसकी सामान्य मानसिक स्थिति में वापस लाने में मदद करने के लिए तैयार है। जेन मानसिक रूप से बीमार होने की तरह काम करने के लिए सहमत है। उम्मीद है कि इससे उसे काओमी के करीब आने का मौका मिलेगा। जब वो निकलती है तो एक बिजली का बोल्ट उस पार्क की बेंच से टकराता है जिस पर वो कुछ सेकंड पहले बैठा था। बेंच का मानवीय रूप जेन का पीछा करता है, ये आरोप लगाते हुए कि उसे मारा गया था। रात में जेन इस उम्मीद में मूर्ति को वापस संग्रहालय में रखने जाता है कि इससे वो वापस सामान्य हो जाएगा। मूर्ति का मानवीय रूप उसे बताता है कि वो अपने भले के लिए ऐसा कर रहा है, इससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर भी जेन मूर्ति को संग्रहालय में रखता है और छोड़ देता है। अगले दिन भाई हेई को पता चलता है कि मूर्ति चोर द्वारा लौटा दी गई थी। उनके सहयोगी उन पर जल्द से जल्द मूर्ति को पकड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आधी रकम पहले ही स्वीकार कर ली है। इस बीच जेन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए काओमी ने पूर्व प्रिंसिपल सहित अस्पताल के सभी डॉक्टरों के साथ बैठक की। हालांकि डॉक्टरों ने उसकी चिंता को खारिज करते हुए कहा कि जेन उसके करीब आने के लिए अपनी बीमारी का नाटक कर रहा है। पूर्व प्रिंसिपल को छोड़कर जो उसके विचार का समर्थन करता है और उसे उसकी मदद करने की अनुमति देता है। रात में जेन एक पुराने मंदिर में अपनी चोरी की हुई किताब लौटाने जाता है। वो भिक्षुओं के एक समूह को प्रशिक्षण देते हुए देखता है, लेकिन वे मूर्तियां हैं। मुख्य भिक्षु उससे किताब लेता है और सही काम करने के लिए जेन की प्रशंसा करता है। अगले दिन काओमी उसे एक खेत में लाती है जब बारिश होने वाली होती है। वो उसे एक एंटीना पहनाती है ताकि बिजली का बोल्ट उस पर फिर से लगे और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। हालांकि योजना काम नहीं करती है क्योंकि जेन बहुत डरा हुआ है। घर वापस जाते समय जेन ने काओमी को धन्यवाद दिया कि जब वे छोटे थे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। ये पता चला कि जब प्रिंसिपल ने उस पर पैसे चुराने का आरोप लगाया तो वो अकेली थी जिसने उस पर विश्वास किया। वे एक पीले रंग की छतरी के बारे में बात करते हैं जिसे काओमी हर जगह ले जाती था। उनका दावा है कि ये उनकी दिवंगत माँ की ही याद थी, लेकिन कुछ साल पहले किसी ने इसे चुरा लिया था। वो उस व्यक्ति को शाप देती है जिसने इसे चुराया था, ये नहीं जानते हुए कि वो वास्तव में जेन था। जब वो घर पहुंचता है तो वो छतरी से माफी मांगने के लिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात करने से इनकार कर देता है। उसके बाद वो चोरी के सामान के अपने संग्रह से एक पेंटिंग निकालता है। पेंटिंग मोनालिसा की होती है। इसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए वो इसे एक संग्रहालय में लाता है और इसे कलाकार एडम को दिखाता है। एडम भाई हेई का ग्राहक है जो उस पर मूर्ति चोरी करने का दबाव बना रहा है। वो आर्ट गैलरी का उपयोग करके अपने अवैध व्यवसाय को छुपाता है। जेन के आश्चर्य के लिए काओमी भी आर्ट गैलरी में है। उसे पता चलता है कि वो एडम को डेट कर रही है और ठीक बाद में चली जाती है। अगले दिन जेन काओमी के साथ अस्पताल में है। वो एक झूठ का पता लगाने वाली मशीन लेकर आई है जो ये जांचना चाहती है कि क्या वो सच में सच कह रहा है। जब वे बात करते हैं तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उस पर क्रश था जब वे स्कूल में थे। इससे पहले कि जेन जवाब दे पाता, कोई उन्हें बीच में रोकता है। कुछ घंटों बाद जेन फिर से एडम से मिलने जाता है और पाता है कि वो एक लड़की की नग्न तस्वीर बना रहा है। उसके लिए ये स्पष्ट है कि एडम काओमी को धोखा दे रहा है। जेन उस रात सो नहीं सकता। वो सोचता है कि क्या उसे काओमी को सच बताना चाहिए, लेकिन उसका घर का पौधा उसे अपने रिश्ते को बर्बाद करने की सलाह देता है। उस दिन बाद में काओमी जेन को एक गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी पर ले जाती है ताकि उसे ऊंचाई से डरने में मदद मिल सके। वो उसे एक केक भी लाई है, ये कहते हुए कि आज उसका जन्मदिन है। जेन इशारे से अभिभूत है। हालांकि उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है। जब वे वापस जाते हैं तो वो एडम से फोन पर उसकी बात सुनता है। उसके बाद जेन एडम से मोनालिसा पेंटिंग के बारे में बात करने के लिए जाता है, लेकिन एडम ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जब वो नहीं देख रहा होता है तो जेन अपने फोन पर अपने सभी दोस्तों को संदेश भेजने का अवसर लेता है। अगले दिन काओमी सहित सभी लड़कियां इकट्ठा होती हैं और एडम को उनके साथ खेलने के लिए पीटती हैं। उस दिन बाद में वो जेन के साथ एक क्लब में जाती है ताकि अपने पूर्व प्रेमी से अपना ध्यान हटा सके। वे पूरी रात नाचते गाते पीते हैं। जेन उसे अपने घर ले आता है क्योंकि वो बहुत नशे में है। वो जल्दी से छाता छुपाता है ताकि वो उसे न देख सके और वे रात भर टीवी देखने में व्यतीत करते हैं। इस बीच ईर्ष्यालु एडम भाई हेई के पास जाता है और उसे जेन का सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाता है जो उसके फोन पर बात कर रहा है और पासपोर्ट मांग रहा है। आदमी पिछले कुछ दिनों से उस पर नजर रख रहा है और उसे उसकी विशेष शक्ति का पता चल गया है। हालांकि भाई हेई उस पर विश्वास नहीं करता। जेन के घर पर वापस उसका सामान उसे काओमी को छतरी के बारे में बताने का आग्रह करने लगता है। वो उनसे नाराज हो जाता है और डंपिंग साइट पर अपनी पुरानी कार से मिलने जाता है। इसे तोड़ा जा रहा है, इसलिए वो आखिरी अलविदा कहना चाहता है। कार का मैन वर्जन उसे बताता है कि जब जेन डकैती पर जाता तो वो जानबूझकर टूट जाती थी क्योंकि कार उसे बुरे काम करने से रोक रही थी। जेन उन सभी वर्षों के लिए उनके साथ असभ्य होने के लिए माफी मांगता है। वे एक भावनात्मक अलविदा करते हैं क्योंकि आदमी पतली हवा में गायब हो जाता है और कार को ध्वस्त कर दिया जाता है।
मुठभेड़ के बाद जेन काओमी से मिलने जाता है और उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताता है। वो उसे पीला छाता भी सौंपता है और उसे लेने के लिए क्षमा चाहता है। काओमी उसे छतरी से बात करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि उसकी माँ के अंतिम शब्द क्या थे। छाता बात करने से इनकार कर देता है, इसलिए काओमी उस पर विश्वास नहीं करती है। वो उसके झूठ पर गुस्सा करती है। उस दिन घर लौटने के बाद जेन अपनी बाह को देखता है और देखता है कि नस की आखिरी पंक्ति जो लाल थी सामान्य हो गई है, जिसका अर्थ है कि उसके सारे कर्ज चुका दिए गए हैं और वो अब चीजों से बात नहीं कर सकता है। उसे भाई हेई का फोन आता है जो उसे काओमी की जान की धमकी देता है और उसे एक गोदाम में आने के लिए कहता है। जेन ये पता लगाने के लिए वहां जाता है कि हेई चाहता है कि वो एक लॉकर से बात करे जिसमें मूल्यवान हथियार हो और उसका पासपोर्ट पता करे। यदि जेन ऐसा करने में विफल रहता है तो वो काओमी को मारने की धमकी देता है। उसे कमरे के दूसरी तरफ ऊंचाई से लटका दिया गया है। जेन लॉकर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। वो उन्हें बताता है कि उसने अपनी क्षमता खो दी है। हेई उसे मार गिराने वाला है लेकिन पुलिस सही समय पर पहुंचती है और उन दोनों को बचा लेती है। जब जेन घर लौटता है तो वो अपने सामान को देखता है और उनकी लगातार बकबक की याद दिलाता है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि हम जेन को बारिश से बचाने के लिए काओमी को अपनी पीली छतरी का उपयोग करते हुए देखते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।